हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और ये 8वीं वीडियो होगी। बहुत लंबा चैप्टर है, इसीलिए वीडियोस के बहुत सारे पार्ट हो गए हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है विकेंद्रीयकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन। देखो, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो एक बार पॉलिटिकल साइंस में, जहाँ पे हम लोग पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ रहे थे। तो सेंट्रलाइज्ड पावर और डिसेंट्रलाइज्ड पावर के बारे में हम लोग जानते हैं, लेकिन मैनेजमेंट में क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो विकेंद्रीकरण को प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर अधिकारों के समान और व्यवस्थित वितरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज पर द पावर और एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि जिस तरीके से हम लोग पावर के अलग अलग लेवल पे क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। मैनेजमेंट अलग अलग लेवल होते हैं हमारे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल। तो तीनों लेवल पे जो हम लोग क्या करते हैं, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसके तौर पे हम डिफाइन कर सकते हैं। इट्स व्हाट इज द डिसेंट्रलाइजेशन? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्या बोलता है कि इसके अंतर्गत अधिकार को उस स्तर पर हस्तांतरित कर दिया जाता है जहां इसका प्रयोग किया जाता है। यानी अकॉर्डिंग टू दिस द पावर आर ट्रांसफर्ड टू द लेवल वेयर इट कैन बी यूज्ड। उससे रिजल्ट क्या मिलता है कि इसमें निर्णय लेने में केंद्रों में वृद्धि हो जाती है, यानी कि जो डिसीजन मेकिंग के सेंटर होते हैं वो बढ़ जाते हैं। और विकेंद्रीकरण अधिकारों के प्रत्यारोजन का विस्तृत रूप है, यानी कि हम जो ट्रांसफर ऑफ पावर कर रहे थे ये उसी का क्या है, एक बड़ा रूप है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब केंद्रीकरण और एवं विकेंद्रीकरण के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या भी है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। तो केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण विभिन्न स्तर पर प्रबंधकों के बीच प्राधिकार के वितरण के प्रारूप का प्रतिनिधित्व करता है। यानी सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन जो है बेसिकली जो आपके मैनेजर्स होते हैं उनके बीच क्या उनकी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है उसका एक हमारा स्ट्रक्चर तैयार करता है, एक फ्रेमवर्क तैयार करता है। केंद्रीकरण उस बिंदु पर या कुछ हाथों में निर्णय लेने की शक्ति के केंद्रित होने से है। यानी केंद्रीयकरण का मतलब क्या होता है कि भैया या तो पावर एक इंसान के हाथ में होगी या फिर कुछ लोगों के हाथ में होगी, सबके पास नहीं होगी। ऐसे संगठन में मध्य और निम्न स्तरीय प्रबंधकों को बहुत कम अधिकार दिए जाते हैं, क्योंकि सारी डिसीजन कौन लेता है, टॉप लेवल वाले ही लेते हैं। कोई भी संगठन पूरी तरह से केंद्रीकृत नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखनी है आपको कि नन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड। कोई भी पूरी तरह सेंट्रलाइज्ड नहीं हो सकता। तो इसका मतलब सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों एक साथ ही क्या करते हैं, विद्यमान रहते हैं, यानी कि एग्जिस्ट करते हैं। और इसमें संतुलन लाने की आवश्यकता है कि आप सेंट्रलाइज्ड करना चाहते हो, डिसेंट्रलाइज्ड कर सकना चाहते हो। तो इसमें बैलेंस लाने की, इक्विलिब्रियम लाने की जरूरत है। जैसे जैसे संगठन का आकार बढ़ता जाता है उसमें निर्णय लेने का विकेंद्रीकरण होता जाता है। यानी जैसे जैसे आप साइज बढ़ाओगे आपको पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, टॉप लेवल के साथ साथ लो लेवल पे भी। और इसीलिए ये दोनों ही जरूरी हो जाते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? तो सहायक में पहल शक्ति का विकास। यानी जो भी आपके पर्सन है जो आपके अंडर काम करते हैं, जो भी आपके एम्प्लॉयज हैं, उनमें क्या होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि आपने उनको पावर दे दी है तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। वो मोटिवेट होते हैं, वो अधिक ज्यादा तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें आप क्या दे रहे हो, पावर दे रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, जिसकी वजह से उनमें पहल शक्ति की भावना बढ़ती है। तो वो मोटिवेट होता है टू इनोवेट और टू टेक ए स्टैंड, या कुछ नया करने का वो क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। देन सेकंड चीज ये है कि इसमें शीघ्र निर्णय हो जाता है, यानी कि क्विक डिसीजन लिया जाता है, क्योंकि भैया पावर बहुत लोगों के हाथ में है, तो एक ही इंसान को सारे निर्णय का बोझ नहीं उठाना पड़ता, बल्कि सब में बढ़ जाता है, तो तुरंत लोग निर्णय ले लेते हैं अपने हिसाब से। उच्च प्रबंध के कार्यभार में कमी, यानी कि सीधी सी बात है, जैसे ही वो अब आपके हाथ में अगर पावर ज्यादा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। जैसे ही आप अपनी पावर को दूसरे लोगों को बांटोगे, वैसे ही आप क्या करोगे, आप छोटी छोटी चीजों को दूसरों में बांट दे तो आपके कार्यभार में कमी आ जाएगी, यानी आपके वर्कलोड में क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगा। तो टॉप मैनेजमेंट के वर्कलोड को कम कर देता है ये। नेक्स्ट, डेवलपमेंट में क्या होता है, सपोर्ट करता है ये। इसके अंतर्गत अधीनस्थों को निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। जो मैंने बोला कि जो भी आपके एम्प्लॉय होंगे उनको आप क्या करोगे, आप पूरी तरह से कहोगे कि भैया हाँ आप काम करो, अपने हिसाब से काम करो। तो अधीनस्थों में उत्तरदायित्व यानी कि उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना आती है, और वो अच्छे परिणाम देने का प्रयास करते हैं। सिमिलर जो हम मैंने आपको टीचर और मॉनिटर का रिलेशन बताया था, सेम उसी टाइप का। नेक्स्ट, बेहतर नियंत्रण होता है, हम लोग अच्छा नियंत्रण रख पाते हैं। यह प्रत्येक स्तर पर कार्य निष्पादन के मूल्यांकन को संभव बनाता है। यानी कि
अब हर पॉइंट पे, अब डिसीजन लेने की पावर हर एक के पास है, तो आप हर पॉइंट पे कार्य का एग्जीक्यूशन चेक कर सकते हो। ये प्रति व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसमें क्या होता है कि अगर आपको छोटे छोटे लेवल पे पावर मिली हुई है, तो उससे क्या होता है, जो भी इंडिविजुअल मिस्टेक करेगा हम उसको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, क्योंकि जस्ट उसके ऊपर वाले के पास पावर है। ठीक है। प्रबंधक इसका सामना करने के लिए बेहतर नियंत्रण पद्धति को अपनाते हैं, यानी कि इस चीज से बचने के लिए कि भैया नियंत्रण और अच्छा हो, मैनेजर्स क्या होंगे और अच्छी स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। अब देखिए एक और पार्ट है, वो मैं करवा देता हूँ अभी, फिर अगले वीडियो में बात कर लेंगे। वो ये है कि भैया अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पावर और डिसेंट्रलाइजेशन में अंतर क्या होता है। तो ट्रांसफर ऑफ पावर क्या होता है, ये सभी संस्थाओं में जरूरी होता है, अर्थात इसका अभाव काम नहीं चल सकता। पर डिसेंट्रलाइजेशन के बगैर काम चल सकता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है काम रुक जाएगा। ठीक है। सेंट्रल कहते हैं ट्रांसफर ऑफ पावर के अंतर्गत सौंपने के सॉरी अधिकार सौंपने के बाद भी अधिकार सौंपने वाले को अधीनस्थ पर पूरा नियंत्रण रहता है। यानी जैसे मैंने बताया ना कि टीचर मॉनिटर को अगर पावर देता है, तो मॉनिटर के ऊपर कंट्रोल अभी भी किसका रहता है, टीचर का रहता है। लेकिन यहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं रहता, यानी डिसेंट्रलाइजेशन में कोई कंट्रोल नहीं रहता। दोनों की सिचुएशन क्या है, तो यह कार्य विभाजन के फलस्वरूप की जाने वाली प्रक्रिया की वर्कलोड कैसे बांटा जाए, और यह उच्च प्रबंधन द्वारा बनाई गई नीति का परिणाम होती है। यानी कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो पॉलिसी बनाता है, उसके हिसाब से हमारा डिसेंट्रलाइजेशन होता है। अगर मैं एरिया की बात करता हूं, तो जो हमारा ट्रांसफर ऑफ पावर है, अधिकार अंतरण, अधिकारों के सीमित विवरण को प्रदर्शित करता है, और इसका क्षेत्र सीमित होता है, यानी कि ये लिमिटेड एरिया के लिए होता है, और ये सीमित वितरण यानी लिमिटेड पावर को दिखाता है। जबकि जो हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं, तो उसमें हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ पावर देते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं, और इसका एरिया भी क्या होता है, काफी बड़ा होता है। ठीक है। देन जो होता है वो होता है कि उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य एक अधिकारी के कार्यभार को कम करना होता है, और इसका संगठन लास्ट वाला याद दिखेगा नहीं, तो इसका संगठन में सत्ता का फैलाव करना होता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन से हम क्या करते हैं, हम अपनी गवर्नेंस का, हम अपनी गवर्नमेंट का या हम अपने मैनेजमेंट का लेवल बढ़ाते हैं, जबकि हमारा जो ये होता है पावर शेयरिंग होता है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पावर होता है, इसका उद्देश्य एक अधिकारी के कार्यभार को कम करना होता है, यानी जस्ट वर्कलोड ऑफ अ पर्सन कम करना होता है। तो इसके साथ मैंने आपको सारे पॉइंट बता दिए हैं ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के। अब अगला चैप्टर हमारा स्टाफिंग का होगा, तो जब तक वो वीडियो नहीं आती तब तक के लिए वेट कीजिए, और थैंक यू फॉर योर टाइम एंड स्टे सेफ।